Good evening to all of you. Today I want to talk about this. Are you taking 3 years to just prepare for civil services examination or not? I know there are a lot of students, even without recognizing it, even without realizing it, end up spending 2, 3, 4 years just to prepare well for this exam, which is not required. 1 से 1.5 साल काफ़ी होता है इस एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करने के लिए. So if you're spending 3 years, 4 years on just preparing for the exam, just imagine how much more time you will take to master the examination so that you can clear it. And that is one major reason why you or many other aspirants who are going to start their preparation end up feeling exhausted in the examination process. बिकॉज आपने तैयारी करने में ही जब 3, 4 साल लगा दिए तो सिलेक्शन कब होगा, एनर्जी कब यूज़ करोगे, कब आप बोल्डली विदाउट एनी फीलिंग एनी एग्जॉस्शन इन योर माइंड एंड बॉडी बी एबल टू राइट द एग्जाम, नहीं हो पाएगा. सो वी हैव टू शॉर्टन दिस इनटू 1.5 ईयर एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल. ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है. अब इसको शॉर्टन करने के लिए दो चीज़ें मैं डिस्कस करना चाहूँगा. एंड वी आर नॉट इवन ट्राइंग टू शॉर्टन इट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू ऑप्टिमाइज इट. सबसे पहला है रीजंस, एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजंस एज टू व्हाई वी आर स्पेंडिंग 3 years 4 years ऑन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम. इसके 4 मेजर रीजंस हैं. सबसे पहला रीज़न जो है वो है व्हेन यू मिक्स अप द स्टेप्स ऑफ प्रिपरेशन. अब कुछ स्टेप्स हैं, 3 मेजर स्टेप्स हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ. व्हेन यू मिक्स अप दी स्टेप्स, स्टेप 1 की जगह स्टेप 2 ले गए, स्टेप 2 की जगह स्टेप 3 ले गए, स्टेप 3 का जब बारी आए तो स्टेप 1 कर रहे हो. इफ़ यू आर मिक्सिंग दैट अप, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट फीलिंग द रिजल्ट, द बैड रिजल्ट ऑफ दिस मिक्सअप. आपने खिचड़ी बना दी तो आउटकम भी आपको खिचड़ी वाला ही मिलेगा. सेकेंड जो मेजर रीज़न है वो है you start following the crowd. When you start following the crowd and you know that the crowd is not able to clear the examination, the people who are clearing the examination are not a part of the crowd. So if you as a student is following the crowd, then ultimately you will also not get the result. There are high chances that you will not get the result. So if you want to be successful in this exam, there's nothing wrong in following the crowd or learning from the crowd, but don't blindly start doing whatever they are doing. Apply your own mind. You are an adult, you're more than 18, you can very well vote, probably more than 21, probably more than 25, you can drink also. तो जब आप वो सब चीज़ें कर सकते हो तो आपको क्राउड फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है when you're doing something intellectual also. ठीक है. तीसरी जो चीज़ है वो है previous year paper analysis. Because a lot of students don't do this previous year paper analysis, don't know majority of the questions that were asked in the past 4-5 years. आपको 30 साल का previous year paper analysis करने की ज़रूरत नहीं है. But the last 5 years you should be very clear कि प्री में क्या questions पूछे गए थे इस subject में से और मेंस में इस subject में से क्या questions पूछे गए थे. वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए. जब वो आपके दिमाग में फिट होता है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस के थ्रू, तो ऑटोमेटिकली आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा. अब इसमें प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस में सही प्रोसेस क्या है? सही प्रोसेस है, आपने एक प्रीवियस ईयर पेपर देखा, कोई एक क्वेश्चन उठाया. स्टूडेंट्स का डाउट ये होता है कि सर वी हैव नॉट इवन स्टडीड द सिलेबस, आई कांट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. आपने एक क्वेश्चन देखा और आपने इस क्वेश्चन को या तो गूगल कर दिया उस कॉन्सेप्ट को, या तो आजकल और आसान हो गया है चैट जीपीटी पे वो क्वेश्चन डाल दिया और उसका कॉन्सेप्ट डाल दिया और पूछ लिया चैट जीपीटी से भाई ये कॉन्सेप्ट ब्रीफली मुझे 200-300 वर्ड में एक्सप्लेन कर दो. तो व्हाट यू एंड अप हैविंग इज यू एंड अप हैविंग अ ब्रीफ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एवरीथिंग एंड दिस हेल्प्स अ लॉट. इससे क्या होता है, व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग दैट सब्जेक्ट ना, यू डोंट फील एलियन. तुमको ऐसा नहीं लगता कि यार मैं चाइनीज़ पढ़ रहा हूँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है. आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी समझ आ चुकी हैं. तो दिस इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. इफ़ यू आर नॉट डूइंग दिस एवरी डे 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स, तो आपको रिजल्ट ख़राब दिखेगा ही दिखेगा. बिकॉज नाउ यू डोंट नो what the examiner is going to ask, what is the orientation of the examiner, what is the expectation of the examiner, what direction, how does the examiner think. आपको वो सब पता ही नहीं है. तो ये भी नहीं पता होगा मुझे पढ़ना कैसे है.
जो टीचर ने पढ़ा दिया वो पढ़ लिया, फिर एग्जाम में जाके पता लगता है यार टीचर ने जो गलत पढ़ा दिया। देर आर ऑल काइंड्स ऑफ टीचर्स आउट देयर, कुछ अच्छा पढ़ा रहे हैं, कुछ गलत पढ़ा रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस हेल्प्स यू स्टैंड ऑन योर ओन फीट, इट हेल्प्स यू स्टे इंडिपेंडेंट। ओके, एंड द लास्ट मेजर रीजन इज सिलेबस। आपको सिलेबस नहीं पता है, जीएस का भी ऑप्शनल का भी पता है, मतलब ऐसे पता है स्टूडेंट्स को कि जीएस 1 ये है, जीएस 2, जीएस 1 में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी आता है, ये पता है। मैं पूछने लगूँ हिस्ट्री में क्या आता है, बोलेंगे एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर। मैं पूछूंगा एंशियंट में क्या आता है, नहीं पता, बस इंडस वैली सिविलाइजेशन पता है और कुछ नहीं पता। दैट इज़ वेयर यू गेट स्टक। नाउ इफ़ यू नो ओनली अ पार्ट ऑफ द सिलेबस, तो ऑटोमेटिकली आपका रिजल्ट भी उसी इंटेंसिटी से कम होता जाता है। सो इफ़ यू वांट योरसेल्फ टू बी सक्सेसफुल, दीज आर द फर्स्ट 3-4 थिंग्स दैट यू हैव टू डू। इनको ख़त्म करना है, इन रीजंस को अपने रास्ते में नहीं आने देना है, बिकॉज दीज रीजंस ऑल्सो automatically result in you spending 3-4 years in covering just the entire syllabus. I repeat it. Do not mix up the steps that I'm going to discuss right now in the next 4-5 minutes. Follow the crowd wherever it is required, wherever it feels logical to you. Do not blindly follow the crowd. ऐसा नहीं कि यार ये अनुज सर ने बोल दिया तो करना ही है, गलत भी तो बोल सकता हूँ मैं, आई एम ऑल्सो ह्यूमन लाइक यू। तो ऐसे ही 50 और लोग जो बोल रहे हैं, इंक्लूडिंग अदर एस्पिरेंट्स, अदर स्टूडेंट्स, टेलीग्राम ग्रुप्स, डू नॉट ब्लाइंडली फॉलो देम। फॉलो देम व्हेन यू फील दैट दे आर लॉजिकली राइट, दैट दे आर बीइंग रैशनल। और 10 लोगों से कंफर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली पता लग जाएगा कि ये सही है या गलत है। प्रीवियस पेपर एनालिसिस जो नहीं कर रहे हो वो करो, और इस तरह से करो। एंड लास्टली सिलेबस। सिलेबस में जीएस और ऑप्शनल दोनों का सिलेबस क्लियर होना चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर इट, मेमोराइज इट, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्टडी इन अ मोर साइंटिफिक मैनर, अदरवाइज आपकी स्टडीज़ भी अफेक्ट होंगी। और ये नहीं होगा तो मैं अभी जो स्टेप्स बताऊंगा ना, वहाँ पे ये यूज़ होने वाला है, तो वो कर ही नहीं पाओगे। यू विल नॉट बी एबल टू फॉलो दो स्टेप्स इफ़ यू डोंट नो दिस। ओके, नाउ विद दिस लेट्स कम टू द स्टेप्स following which you can cut short the time of 3 years to 1 to 1.5 year. 1 year I feel is more than enough if you do them well, if you do them scientifically, if you do them logically. 1 year, 1.5 year is good enough to cover the entire syllabus properly. उसके बाद आपकी रिविजन साइकिल ही मैटर करती है। फिर आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना आप अपना you're increasing your chances of success. Now first step is very small. This is a 15-day step, not a continuous step. 15 दिन की साइकिल चलानी है आपको और कुछ नहीं करना है। ओके, 2 चीज़ें करनी, 3 चीज़ें करनी है यहाँ पे। सबसे पहले तो फर्स्ट 15 डेज प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करना है, जो मैंने यहाँ पर बताया। आप नहीं कर रहे हो वो यहाँ पे करना है। 15 डेज इज़ गुड इनफ। आफ्टर दैट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू यू कंटिन्यू, इफ़ यू वांट टू स्टॉप यू स्टॉप। इन 15 दिन में दूसरी चीज़ जो करनी है, जीएस का सिलेबस आइडेंटिफाई करना है और पूरा पढ़ना है और याद करना है। यू शुड हैव मेमोराइज्ड, और ये दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है ना। जब जीएस का सिलेबस मेमोराइज करने लगोगे तो रियलाइज़ होगा कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं, अदरवाइज पता नहीं लगेगा। और तीसरी चीज़ जो करनी है आपको पहले 15 दिन में, वो है ऑप्शनल फाइनलाइजेशन। एंड ऑप्शनल फाइनलाइजेशन के बहुत सारे लोग तिगड़म लगाते रहते हैं। Just forget all the tiglam, forget about all the jugaad, focus on just one thing. What is it that you specialize in? अपना इंटरेस्ट वगैरह भी भूल जाओ, वो सब बकवास है। स्पेशलाइजेशन। If you are good at commerce, you pick up commerce. If you're good at physics, you pick up physics. If you're good at chemistry, you pick up chemistry. If you're good at sociology, you pick up sociology. If you feel that you can be good at sociology, you pick up sociology. If you feel that you can be good at geography, you pick up geography. So what is your specialization, or what can be your specialization? Specialization is the key. Expertise is the key. What is your expertise, or what can be your expertise? Just stick with that. Forget about everything else. Interest हो गया, overlap with GS हो गया, और पता नहीं क्या 50 चीज़ें लोग सोचते रहते हैं। Forget about all of that. Look at the syllabus. Look at the syllabus. See how much of the optional have you read already. ठीक है ना। अगर
आपने 50-60% से ज़्यादा पढ़ा है एंड द रिमेनिंग 50-60% थोड़ा बहुत गूगल करोगे समझ आ जाएगा. यू कैन स्टडी बाय योर सेल्फ और थ्रू अ कोचिंग. कोचिंग अवेलेबल है, कोचेज अवेलेबल हैं. कैन यू गो विद इट. डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट, जस्ट पिक इट अप. ये इंटरेस्ट और वो सब तब मैटर करते हैं जब आप ऐसी चीज़ कर रहे हो जहाँ पे यू जस्ट हैव टू कीप डूइंग इट फॉर द नेक्स्ट 10-20 years. हेयर यू हैव टू जस्ट क्लियर एन एग्जाम, लुक एट इट फ्रॉम एन एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव. ज़्यादा फिलोसॉफिकल नहीं होना है उसमें. अगर मुझे ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग लगती है तो मैं ज्योग्राफी का ऑप्शनल कवर कर लूँगा अच्छे से. अगर मुझे कोई और सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है तो मैं उसको उठा के कवर कर पाऊँगा. ओके, दैट इज़ राइट. बट अगर मेरी एक्सपर्टीज ऑलरेडी एक सब्जेक्ट में है, वाई डोंट आई पिक दैट अप. दिस नथिंग रॉन्ग इन डूइंग दैट. जैसे मेरी एक्सपर्टीज कॉमर्स में है तो इट मेक्स नो सेंस फॉर मी टू लीव कॉमर्स एंड पिक अप अनदर ऑप्शनल. बिकॉज कोई भी एक नया सब्जेक्ट उठा के उसमें एक्सपर्टीज क्रिएट करने में, हासिल करने में, इल टेक 2-3 years. दैट इज़ वन मेजर रीज़न वाई स्टूडेंट्स आर टेकिंग 3 years. बिकॉज यहाँ पे एक्सपर्टीज को छोड़ देते हैं और एक्सपर्टीज के अलावा सब कुछ उठा लेते हैं. तो एक्सपर्टीज डेवलप करने में 3 साल लगेगा ना भाई. 3 साल 4 साल तो ग्रेजुएशन में लगता है, तो यहाँ भी लगेगा. ओके, तो स्टेप 1 इज़ अ स्मॉल स्टेप, 15-day स्टेप. ये अगर ठीक ढंग से नहीं करोगे, वाई इज इट स्टेप 1 इज बिकॉज अगर ये 3 चीज़ नहीं करोगे यहाँ पर तो ये आपको पूरे 1-2 साल तंग करने वाला है. और ये नहीं करोगे तो नीचे वाले सारे स्टेप्स खराब होने वाले हैं. सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज स्टेप 1 इटसेल्फ फर्स्ट. यहाँ पे मैं बुक सोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस. यहाँ पे चैट जीपीटी यूज़ करो. यूज़ द इंटरनेट इफ़ यू हैव इट ना. वाई नॉट यूज़ इट. सिलेबस जीएस का समझ लो अच्छे से, मेमोराइज इट. सिलेबस आपके पास अवेलेबल है ऑनलाइन. और ऑप्शनल अपना फाइनलाइज करो बेस्ड अपॉन योर स्पेशलाइजेशन एंड योर एक्सपर्टीज. लुक एट द सिलेबस, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग एल्स. ठीक है ना, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है. ओके, स्टेप 2. Now this is very simple, very easy. I call it 5 things UPSC in, just for you to remember and make it a little funny. 5 चीज़ें हैं स्टेप 2 में जो आपको करनी है and UPSC examination can be yours. They're very simple. Okay, they're very simple, straightforward. स्टेप 2 है, याद रखना ज़रूरी है. इट इज़ नॉट स्टेप 1. स्टेप 1 के बाद ही ये आएगा और तभी इसका ध्यान रखना है. सबसे पहले बुक्स. सबसे पहले आपको बुक्स आइडेंटिफाई करनी है. कौन कौन सी बुक्स लॉजिकली मुझे पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी. ओके, नाउ दिस विल नॉट बी 100% बिकॉज you just started your prep, you know the syllabus, you know previous year papers, but even then you might not know which book is good, which book is bad. वीडियोज़ भी देखोगे तो भी क्लैरिटी थोड़ी बहुत ही आएगी. सो लेट्स से 60-70% आइडिया लग गया कि यार ये बुक्स हैं जो अच्छी हैं, ये बुक्स हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हैं. एंड दैट इज़ इनफ टू स्टार्ट. इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत भी नहीं है. ओके, सेकेंड इज़ कौन से कोर्सेज आपको लेने हैं. कौन कौन से कोर्सेज आपको लेने हैं वो आपको आइडेंटिफाई करना है. ओके, जो बुक्स होते हैं, अब मैं पहले बुक्स पे आता हूँ फिर से कोर्सेज पे आएंगे. पहले थोड़ा सा बुक्स को फिर से देख लेते हैं. तो हमने बुक्स में सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कौन कौन सी बुक्स हमें करनी है. बट when we are doing this, it's also important to understand the purpose of books. The purpose of books is to help you cover the basic and advanced syllabus. Nothing else. अगर आप बुक से और चीज़ें डिमांड करोगे तो वो फेल हो जाएगी. इट विल नॉट बी एबल टू डू दैट. और आपको उससे ज़्यादा बुक से चाहिए भी नहीं. यू जस्ट नीड द बुक्स टू हेल्प यू टू कवर द बेसिक्स एंड एडवांस सब्जेक्ट्स. ओके, फॉर एग्जाम्पल NCERT जितनी भी अवेलेबल हैं उसमें से कौन सी NCERT पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है, इट्स गोइंग टू डिपेंड अपॉन विच NCERT कैन हेल्प यू कवर द बेसिक्स ऑफ सिलेबस. NCERT में देखो एडवांस लेवल का एक्सपेक्ट करना तो इट्स अ फूलिशनेस. NCERTs कैन ओनली प्रोवाइड यू द बेसिक्स ऑफ द सब्जेक्ट बिकॉज 12th तक हैं. तो विच NCERT कैन हेल्प यू कवर दोज बेसिक्स वेल, दैट इज़ योर क्वेश्चन. Okay, so whenever you are finalizing a book, identifying a book, going forward with a book, ask yourself this question: what part of the syllabus is this book helping me to cover?
how much basics and advanced is this book helping me to cover? If it is helping you cover a lot of basics or advanced, then it's a good book. It is something that is going to help you. अगर आपके सिलेबस से इधर उधर भाग रही है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बुक्स होती हैं विच आर रिटन इन नॉवल फॉर्मेट एंड विच आर वेरी गुड, बहुत अच्छी किताबें होती हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑथर्स ने लिखी होती हैं, बट दे आर मेंट फॉर एकेडमिशियंस, दे आर नॉट मेंट फॉर यू टू क्लियर यूपीएससी एग्जाम. तो अगर कोई किताब है, देयर इज अ सर्टन बुक विच इज़ अ वेरी गुड बुक, but it is not meant for you to clear the examination, then why go forward with it? You might end up wasting too much time on it. For example, बहुत सारे लोग ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, रोमिला थापड़ की बुक उठा ली, कोई और बुक उठा ली. There is nothing wrong in reading those, but they are not going to help you cover the syllabus to the extent that the course books will help you. तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि कोर्स बुक्स ख़त्म करें, जैसे कि कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया सर की किताब है, वो ख़त्म करें. एनसीईआरटीज़ हैं सारी हिस्ट्री की, वो ख़त्म करें. इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटीज़ हैं तमिलनाडु की, वेरी गुड बुक्स, वो ख़त्म करें. उसके बाद कुछ एडवांस बुक्स अवेलेबल हैं, वो ख़त्म करें. इफ़ यू आर नॉट कवरिंग दोज एंड यू एंड अप रीडिंग 100 अदर इकोनॉमिक बुक्स, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू मच. इट विल गिव यू अ गुड पर्सपेक्टिव, बट आपका ऑब्जेक्टिव है एग्ज़ाम निकालना, और एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको बुक से यही क्वेश्चन पूछना है कि मेरे बेसिक्स और एडवांस सिलेबस के कॉन्सेप्ट्स क्या ये बुक हेल्प कर रही है कवर करने में या नहीं कर रही है. अगर कर रही है, गो फॉरवर्ड विद इट. ओके. कोर्सेज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? दे आर मेंट टू हेल्प यू स्पीड अप. नाउ रिमेंबर दीज वर्ड्स, आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स वेरी डेलिबरेटली. दे आर मेंट टू हेल्प यू स्पीड अप द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द सिलेबस. इनका ऑब्जेक्टिव है आपके प्रोसेस, सिलेबस कवर करने के, करंट अफेयर्स कवर करने के प्रोसेस को आसान बनाना, टू ईजी, मेक इट ईजी एंड टू स्पीड इट अप. जो काम खुद 6 महीने में करते, वो कोचिंग वाले या कोर्सेज शायद 2 महीने में कवर करवा देंगे. फॉर एग्जाम्पल, मेरा तमिलनाडु एनसीईआरटी का कोर्स है इकोनॉमिक्स का. नॉर्मली वो इकोनॉमिक्स की बुक खुद पढ़ोगे और समझने की कोशिश करोगे तो आपको उस बुक में लग जाएगा 2 महीना. 2 किताबें हैं, 1.5-2 महीना वो किताबें खा जाएंगी. दे आर वेरी हैवी बुक्स, दे लुक वेरी ईजी, दे लुक वेरी सिंपल, एंड दे आर मच बेटर देन द नॉर्मल एनसीईआरटी बुक्स, इकोनॉमिक्स स्पेशली, बट दे आर अमेजिंग, अमेजिंग 2 बुक्स, लव देम. मैंने वो कोर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाया, वो अभी स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है. उस कोर्स के थ्रू स्टूडेंट्स आराम से 6-7 दिन में एक बार पूरा सिलेबस ख़त्म कर सकते. अब आपने 6-7 दिन में पूरा सिलेबस एक बार ख़त्म कर दिया. जस्ट लुक एट द गैप, 7 days वर्सेस 2 months. अगर 7 days के बाद मुझे रिवीजन की भी ज़रूरत पड़ी तो भी टोटल 14 days लगा लो. 7 days + 7 days वर्सेस 60 days. See the gap. The gap is huge. So that is the primary purpose of a course. Whenever you're buying a course, whenever you're enrolling in any coaching, ask yourself this question. Are they helping me speed up and simplify the process of covering the entire syllabus or not? If they are doing that, then let me go forward with them. If they're not doing it, if they're making it even more complex, I don't think it's the right way. Okay? Okay, 5 चीज़ें बोली थी हमने. थर्ड आ जाता है मेथड ऑफ नोट मेकिंग. एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स. इनको आपने ड्रॉप किया और आपकी बैंड बजनी शुरू. मेथड ऑफ नोट मेकिंग. नोट मेकिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नाउ दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग. नोट मेकिंग का ऑब्जेक्टिव है वेरी सिंपल, फास्टर रिविजन. दैट इज इट. दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ नोट मेकिंग. याद रखना, ये वो फलाना ढिमका, all of that used to be the objective of note making in school and college, not here. Here the objective of note making is to help you revise faster. So if your notes are not doing this, then your notes are useless. So your notes, the method you follow for making notes has to fulfill this objective. इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑनलाइन नोट्स बनाओ, और ऑनलाइन में भी पहले पूरा स्ट्रक्चर बना लो अपने लैपटॉप पे कि मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स के अंदर कौन सब्जेक्ट, टॉपिक्स के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं, वो सब पहले से ही क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए. जब वो हो जाएगा
तो ऑटोमेटिकली योर नोट्स विल बी मोर स्ट्रक्चर्ड एंड दे विल हेल्प यू इन फास्टर रिविजन। वो स्ट्रक्चरिंग नहीं करोगे, ऑनलाइन नहीं बनाओगे नोट्स, तो रिविजन नहीं होगा। फिर आपके नोट्स मार्केट में अच्छे बिक जाएंगे। यू विल बी वेरी हैप्पी टू सी देयर फोटो कॉपीज, जेरोक्सेज गेटिंग सोल्ड इन द मार्केट आउट देयर, बट दे विल नॉट हेल्प यू क्लियर द एग्जाम। दैट्स द रियलिटी, ठीक है ना, ये रियलिटी समझना ज़रूरी है। तो हमने 3 चीज़ें कर ली, 5 थिंग्स यूपीएससी इन। नंबर 1 बुक्स, ऑब्जेक्टिव्स बता रहा हूँ मैं स्टेप 2 में, ये स्टेप 2 में ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए इन 5 चीज़ों के। ये ऑब्जेक्टिव्स मास्टर कर लिए और उनके सही तरीके निकाल लिए, then you are done actually. You will clear the exam. Okay. And the problem is that not many people are able to talk about them, क्योंकि इसको बताने के लिए काफ़ी स्ट्रक्चर करना पड़ता है। मुझे भी नहीं पता था when I was preparing back in 2011-2012, इसलिए मैंने भी 2-3 साल इंटरव्यू दे दे के बार बार वापस आके मैंने वो साइकिल फॉलो की। क्यों? क्योंकि इनमें से 1-2 मेथड्स मैंने स्किप कर दिए। जैसे ही 1-2 स्किप करोगे ऑटोमेटिकली योर स्कोर विल रिड्यूस। इंटरव्यू तक पहुंच भी जाओगे तो स्कोर थोड़ा सा कम रह जाएगा, कहीं ना कहीं फाइनल लिस्ट में नंबर नहीं देख पाओगे अपना। ओके, आगे आते हैं। मेथड ऑफ नोट मेकिंग हो गया। 4th है मेथड ऑफ वीकली टेस्ट। अब देखो, हम लोग एक तो वीकली टेस्ट लेते नहीं हैं, हम लोग सोचते रहते हैं वीकली टेस्ट लेंगे, जब तैयारी शुरू करते हैं तो 1-2 महीना जोश में लेते भी हैं, बट आफ्टर दैट आई नो 99% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टॉप, दे डोंट follow this cycle of weekly test because it is actually very heavy. Objective क्या है? The objective of weekly test is to help you understand how to apply your knowledge in the exam. ये सीखने, it's a skill. It's not something that comes naturally to you. It's a skill that you have to develop. धीरे धीरे डेवलप करना पड़ता है। जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसको खाना नहीं आता, ही डजंट नो हाउ टू ईट, तो मम्मी खाना खिलाती है, पापा खाना खिलाते हैं। दे डू इट फॉर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर्स, धीरे धीरे उसको समझ आने लगता है, अच्छा ऐसे खाना खाया जाता है। वॉट इज हैपेंड? द किड हैज़ डेवलप्ड अ स्किल, हैज़ लर्नड अ न्यू स्किल ऑफ हाउ टू ईट, हाउ टू ड्रिंक। ऐसे ही राइट नाउ मेजॉरिटी ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स इन इंडिया डोंट नो द स्किल ऑफ अप्लाइंग नॉलेज इन द एग्जाम्स। दैट इज़ वाई दीज वीकली टेस्ट। हम जो पढ़ा है हमने उसको एग्ज़ाम में कैसे अप्लाई करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो हमें वीकली टेस्ट सिखाता है। सो द मेथड ऑफ, नॉट जस्ट द आइडिया कि मुझे वीकली टेस्ट लेना है, बट उसका मेथड आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, पेपर पे भी होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि यार मैं जो वीकली टेस्ट ले रहा हूँ, द वीकली टेस्ट दैट आई एम टेकिंग, देयर ऑब्जेक्टिव इज टू जस्ट हेल्प मी डेवलप द स्किल ऑफ अप्लाइंग माई नॉलेज। जब ये पूछोगे ना सवाल अपने आप से, तो ऑटोमेटिकली मेथड निकल आएगा। 5 वीडियोस देखोगे, समझ आ जाएगा वीकली टेस्ट किस तरह से मैं ले सकता हूँ, 5 अलग अलग तरीके क्या हैं, एंड विच वन शुड आई फॉलो, बिकॉज योर मेथड हैज़ टू फुलफिल दिस अप्लाइंग नॉलेज इन द टेस्ट। वट एवर मेथड helps you to apply your knowledge in that test is the best method for you. Okay, next पे आते हैं, टाइम टेबल। ये लास्ट है एंड दिस इज इन फैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। टाइम टेबल का ऑब्जेक्टिव क्या है? टाइम टेबल के 2 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो आपको डिसिप्लिन बनाना, टू हेल्प यू स्टे डिसिप्लिन्ड, सो दैट यू कैन टेल योर सेल्फ कि आज ये टारगेट्स थे, आज ये नहीं किए, या आज मेरे टारगेट्स हैं, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर मुझे किसी दोस्त के साथ मूवी जाना है तो मैंने उसको मना कर दिया क्योंकि ये मेरा टाइम टेबल है, आई कैन नॉट वायलेट दिस टाइम टेबल। शाम को कवर करने के बाद शाम को चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी नहीं जाएंगे। इट कीप्स यू डिसिप्लिन एंड इट ऑल्सो कीप्स यू अकाउंटेबल। यार मैंने जो किया है, मैंने जो पढ़ा है, वो कितना ज़्यादा या कितना कम है। माई टारगेट वॉज टू कवर 2 chapters ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टुडे, but I was able to cover 1.5. So I've created an accountability through this timetable. So any timetable you create, if it is helping you stay disciplined and if it is helping you stay accountable or create accountability on your own self, then that timetable is a success. अगर timetable इन दोनों में से कोई भी एक नहीं कर पा रहा है, if it is not able to help you stay disciplined, if it is not helping you in accountability, then that timetable has failed. बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये 5 चीज़ें हो गई हमारी स्टेप 2 में।
ये पांचों चीज़ें आपको स्टेप 2 में एक एक करके डेवलप करनी है. इट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, डोंट वरी अबाउट इट. 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना लग सकता है. It's a learning curve and as I said, these are new skills that you might have to develop. तो ये समय ले रहे हैं तो लेने दो, उतना ज़्यादा परेशान मत हो कि यार 1 महीना लग गया, 2 महीने लग गए, 2-3 महीना लगेगा, बट एक बार डेवलप हो गई तो आपकी प्रिपरेशन ऐसे स्काई रॉकेट करेगा ये. ठीक है, स्टेप 3 पे आते हैं. स्टेप 3 इज एक्चुअली वेरी सिंपल. वंस यू हैव डन दी अबव, तो आपको सिलेबस कवर करना है, फिर सिलेबस रिपीट करना है. तो पहले मैंने सिलेबस कवर किया, then I repeated the syllabus, and then you move towards current affairs. If you can do this, and believe me, 99.9% students are not doing this. If you can first focus on the syllabus, after covering the syllabus, repeat the syllabus once, and then cover the current affairs, nobody can actually stop your success. But at this time, when you're covering the syllabus and repeating the syllabus, you have to spend 1 hour daily, not more than 1 hour. 1 hour is the max on newspaper. थोड़ा लाइट न्यूज़पेपर से शुरू करो, टाइम्स ऑफ इंडिया टाइप, देन मूव टू इंडियन एक्सप्रेस. ओके, एंड दिस शुड बी डन इन द इवनिंग. जब ये सिलेबस कवर हो जाए, रिपीट हो जाए एक बार, when you pick up current affairs, then you pick up magazines and stuff like that, not before that. This is a major mistake that all of us are making. We're picking up the magazines right here. We're picking up the magazines here, number one, and we're taking 2-3 hours to cover the newspaper, which is not giving us the kind of returns that we want. And because we are covering the magazines here, we're not understanding majority of what is being said. और उसके चक्कर में हम ये छोड़ देते हैं. We start undermining this. We start ignoring the syllabus, the importance of the syllabus. Syllabus includes the syllabus of both GS and optional. जब हम syllabus की बात करते हैं तो दोनों की बातें करते हैं. बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. If you can actually do these 3 things, these 3 steps, मैं रिपीट कर देता हूँ. Step 1, about 15 days, previous year paper analysis, ChatGPT से एनालिसिस करो और सिलेबस जीएस का अच्छे से समझ लो, याद कर लो. एंड योर ऑप्शनल फाइनलाइजेशन इन दिस फर्स्ट स्टेप, एंड द फाइनलाइजेशन ऑफ द ऑप्शनल डिपेंडेंट अपॉन योर स्पेशलाइजेशन और योर एक्सपर्टीज, नॉट ऑन एनी अदर रैंडम रीजन. ओके, स्टेप 2, 5 थिंग्स यूपीएससी इन वेरी सिंपल स्टेप्स. बुक्स का पर्पस आइडेंटिफाई करो, कोर्सेज का पर्पस आइडेंटिफाई करो, नोट मेकिंग का मेथड सही आइडेंटिफाई करो by understanding the purpose of note making, method of weekly test by understanding the purpose of weekly test, the right timetable which fulfills these 2 objectives, discipline and accountability. And step 3 is syllabus, repetition of the syllabus once, and then you move to current affairs. And while you are doing this syllabus and repetition of the syllabus, you focus on the newspaper only for a maximum of 1 hour every day, that too in the evening, not more than that. Any time more than that is going to waste your time, waste your and it's going to undermine and result in ignoring the syllabus, जो आपकी प्रिपरेशन को हार्म करेगा. If you can keep this much scientific attitude in your preparation, ज़्यादा नहीं चाहिए, बस इतना ही scientific attitude चाहिए. इतना साइंटिफिक एटीट्यूड अपनी प्रिपरेशन में ले आए तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपका सिलेबस और सब कुछ कवर हो जाएगा 1 से 1.5 साल में. यू विल हैव अ लॉट ऑफ टाइम एंड बैंडविड्थ टू इम्प्रूव योर स्कोर्स, टू इम्प्रूव योर सिलेबस, टू इम्प्रूव योर करंट अफेयर्स. आपके पास इम्प्रूवमेंट का टाइम है. जो स्टूडेंट 3 साल 4 साल लगा रहा है सिलेबस को ही कवर करने में अच्छे से, फिर उसको 1-2 साल लग जाते हैं और इम्प्रूवमेंट के उतने में ट्रेन निकल जाती है. ठीक है, सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. आई होप यू फाउंड इट लॉजिकल. मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना हाउ डू यू फील अबाउट वट एवर आई जस्ट सेड, वट एवर आई जस्ट एक्सप्लेन्ड हेयर. कीप स्टडिंग हार्ड. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.